हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि @JRF गुरु पर। तो यहाँ हम अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, दैट इज ईयर वाइज। एंड करेंटली हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं इट इज योर दिसंबर 2024 पेपर, करेक्ट। तो this is the preparation series that will continue until your examination. Currently we are solving paper 2024. After that we will start अगस्त 2024 पेपर, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जून 2024 का पेपर सॉल्व करना। तो ऑलरेडी 2 सेशन मैं यहाँ पर कंडक्ट कर चुकी हूँ। आपने यदि वो सेशन नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। एंड हियर वी आर प्रिपेयरिंग विथ PYQ that will help you into your final examination. So this series is going to help all the learners जो सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अपकमिंग किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी PhD एग्जाम आप सेपरेटली अपियर होने वाले हैं। डेफिनेटली ये सीरीज आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड दिस सीरीज वन डे वन टॉपिक। ऑलरेडी मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास से लिया है, बट हाँ, ये बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, दैट इज योर नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म, एंड then how to perform the decomposition, and how to find that decomposition is lossless decomposition or it is dependency preservance decomposition। तो ये बहुत डिटेल में बहुत आपको ये टॉपिक करवाया है विद MCQs। डू कवर दैट सेशन यदि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। PDFs आर अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल। जो अपडेट्स हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पर ही अवेलेबल होती हैं। तो टेलीग्राम चैनल दैट इज रश्मि JRF गुरु आपको ज्वाइन कर लेना है फॉर डेली अपडेट, PDF एंड नोटिफिकेशन। अदर देन दिस आई एम कंडक्टिंग डेली मॉक टेस्ट सीरीज एज वेल। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए एंड आई फॉलो दिस स्टेप to join the daily mock test series. And here we are conducting daily mock test series on the database management system DBMS पर हम अभी आपकी mock test series conduct कर रहे हैं। And these are my some courses. Live course on complete course on computer science is available, and here you can use the special coupon code, that is discount 1000. You could have additional discount and you can enroll in this course just 5999। so ये already live course है जहाँ हम डिटेल में theory, practice, everything we are covering in the live classes, करेक्ट। इसके अलावा जब कुछ स्टूडेंट जो कि सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, फॉर देम रिकॉर्डेड कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल एंड मल्टीपल सब्सक्रिप्शन आर अवेलेबल here over 6 months, and for this 12 month you could have additional discount of 1000 by using the code discount 1000। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो। इसके बाद जब हम बात करें कि यस प्रैक्टिस, सम स्टूडेंट जो है जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिया है या तो उनका नेट क्वालिफाई हुआ है, JRF का कुछ बाउंड्री से आप रह गए हो, या कुछ स्टूडेंट हैं जो नेट भी क्वालिफाई करने में थोड़ा सा पॉइंट्स रह गया, लाइक 160 स्कोर किया है, 140 स्कोर किया है और थोड़ी सी बाउंड्री से आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर हमारा कोर्स है प्रैक्टिस कोर्स फॉर यू, जहाँ आपको थ्योरी कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है एंड लाइव प्रैक्टिस सेशंस हम कंडक्ट करेंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस फ्रॉम 24th ऑफ Feb से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन यू कुड हैव एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 1000 रुपीज बाय यूजिंग द कोड डिस्काउंट 1000। सो इस कूपन कोड को आप किसी भी कोर्स पर UGC नेट के कोर्सेज पर अप्लाई कर सकते हो एंड यू कुड हैव एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 1000 रुपीज। दीज आर माई टॉपर्स। चलिए नेक्स्ट टाइम आप भी यहाँ होंगे। एंड सी हियर वी हैव यूनिट 4, है ना। आज ऑलरेडी हमने यूनिट 1, 2, 3 सॉल्व किया हुआ है। टुडे वी आर गोइंग टू टारगेट यूनिट 4 एंड फर्दर यूनिट्स। सो यस, नाउ वी हैव यूनिट 4। यूनिट 4 है DBMS का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मैच द टेबल पर हडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम वेरासिटी, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, याद करिए, वेरासिटी। Then we have Apache Pig and Apache Hive।
ठीक है। तो जो हडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम है, हडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम, इट इज द नेम नोड, ठीक है, इट यूजेस नेम नोड एंड नेम नोड आर द स्लैब नोड। नाउ वेरासिटी क्या होते हैं? ट्रस्ट, वेरासिटी मीन्स ट्रस्ट। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वेरासिटी, वेलोसिटी एक किस चीज की प्रॉपर्टीज है। हमने V5 एक कॉन्सेप्ट हम कवर करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपाचे पिग याहू से रिलेटेड है एंड हाइव फेसबुक में यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, वैसे भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। हडूप डायरेक्टली नेम नोड है, वेरासिटी इज अ ट्रस्ट, है ना। एंड देन अपाचे पिग, इट इज द याहू हैज बीन यूज्ड एंड अपाचे हाइव। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आ जाता है नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल फॉर्म से। तो देखिए, प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म, ये होता है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, है ना। जैसे प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म आपका कहलाता है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। मल्टी वैल्यूड नॉर्मल फॉर्म चला जाएगा 4NF पर। फिर 3NF पर आप क्या देखते हो? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, है ना, ट्रांजिटिविटी है कि नहीं, तो वो 3NF से रिलेटेड है। फिर आप देखते हो पार्शियल डिपेंडेंसी, वो 2NF से रिलेटेड है। और आप बोलते हो एटॉमिक वैल्यू, तो एटॉमिक वैल्यू किस में होती है? 1NF में होती है। द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम कॉन्करेंसी प्रॉब्लम है। डिस्क्रिशनरी एक्सेस प्रॉब्लम, ये सिक्योरिटी का टॉपिक है। सिक्योरिटी दैट इज योर, हम जो आपके डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल क्या बोलता है कि इफ वी हैव डिफरेंट यूजर ना, तो उनको डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिविलेजेस अलोकेट होंगे, इनको डिफरेंट लेवल ऑफ ऑथराइजेशन आप देंगे एंड डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिविलेजेस आप, डिफरेंट सेट ऑफ प्रिविलेजेस आप प्रोवाइड कराएंगे। एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इट इज योर एसक्यूएल, ठीक है। ये जो टॉपिक हम लोग कवर करते हैं वो रिकवरी मैनेजमेंट में हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ रिकवरी मैनेजमेंट। रिकवरी मैनेजमेंट में डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट वी हैव एन alternate key in database table। alternate key in database table, भाई हमने सिखाया है मल्टीपल कैंडिडेट होंगे किसके लिए? प्राइमरी की के लिए। किसी एक कैंडिडेट को लेकर प्राइमरी की बना दिया जाएगा। अब जो रिमेनिंग की बची वो क्या है? ऑल्टरनेट की है, उनको ही हम ऑल्टरनेट बोलने लगते हैं। तो आंसर क्या है? डायरेक्टली कैंडिडेट की। ये आपका कैंडिडेट की है, इसको हम कैंडिडेट की भी बोलते हैं। कैंडिडेट की से ही ऑल्टरनेट की निकाली जाती है। नाउ इन कॉन्करेंसी फैंटम प्रॉब्लम में ऑकर, ठीक है। फैंटम प्रॉब्लम एक्चुअली हम देखें तो कॉन्करेंसी में रिकॉर्ड आर इंसर्टेड एंड डिलीटेड, दोनों ही केसेस में आपके फैंटम प्रॉब्लम ऑकर हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, जो आंसर दिया गया था वो रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड दिया गया था। ओके, देखिए ये रहा, इंसर्शन डिलीशन कैन लीड द फैंटम फिनोमेना, है ना, ये एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यस, बोथ कैन लीड द फैंटम प्रॉब्लम इन कॉन्करेंसी कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट। Which of the following is the false statement? An all key relation is always in BCNF since it has no FD, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या बोला कि यदि सारे एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट है ना, तो ये क्या कैलकुलेट करें, ये क्या क्रिएट करेंगे? सेल्फ डिपेंडेंसी। और सेल्फ डिपेंडेंसी होगी मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका की वैल्यूज बन जाएगा, की बन जाएगा, तो BCNF है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपका क्या है? BCNF है ना। इन्होंने कहा ऑल की रिलेशन, एंड ऑल की रिलेशन इज ऑलवेज BCNF सिंस इट हैज नो फंक्शन डिपेंडेंसी। ओके, ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी होगी तो, ट्रिवियल होगी तो सारे की होंगे तो BCNF में होंगे। A relation that is not in 4NF due to the non-trivial multi-valued function dependency must be decomposed to convert into the 4NF। Obviously देखिए, किसी भी लेवल पर आपको 3NF लेवल पर या 2NF लेवल पर या आपको 4NF पर, यदि आपको ड्यू टू एनी फंक्शन डिपेंडेंसी आपको वो नॉर्मल फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करते हो? डिकम्पोज करते हो। यही मैंने कल वीडियो में पढ़ाया हुआ है, जिसके बारे में बात कर रही हूँ कि आप वन नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म वाला जो वीडियो मैंने लोड किया उसको चेक करिए, तो उसमें यही सिखाया। यदि पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म अचीव नहीं हो रहा तो डिकम्पोजिशन करना होगा। द डिकम्पोजिशन रिमूव द रिडंडेंसी बाय
मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट करेक्ट है। नाउ 3NF इज स्ट्रॉन्गर देन, नहीं, BCNF इज स्ट्रॉन्गर देन 3NF, ऑप्शन डी फॉल्स है। यहाँ आपको फॉल्स स्टेटमेंट देना था ना। देखो ये क्वेश्चन, ये अभी इन्होंने पूछा था अगस्त 2024 में, और फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। व्हाट विल बी द राइट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ डेटाबेस डिजाइन, फिजिकल डिजाइन, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन, रिक्वायरमेंट कलेक्शन। कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? रिक्वायरमेंट कलेक्शन से। लास्ट टाइम तो हमको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कलेक्शन मिल गया था आंसर, क्योंकि ओनली वन ऑप्शन था जो डी से स्टार्ट हो रहा था। रिक्वायरमेंट कलेक्शन के बाद आ जाता है आपका कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, फिर लॉजिकल डिजाइन एंड फिजिकल डिजाइन। ठीक है, लॉजिकल डिजाइन एंड फिजिकल डिजाइन। आंसर क्या बनेगा? DBCA, रिक्वायरमेंट कलेक्शन, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन एंड फिजिकल डिजाइन। दिस इज योर आंसर। सेम क्वेश्चन है अगस्त 2024 में भी। नाउ द डिग्री ऑफ रिलेशन इन अ डेटाबेस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो दो चीजें होती हैं, डिग्री ऑफ रिलेशन और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप की डिग्री किस में पूछी जाएगी? रिलेशनशिप की डिग्री ER डायग्राम में बात करेंगे। तो नंबर ऑफ एंटिटीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशनशिप, सॉरी इस तरीके से, नंबर ऑफ एंटिटीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशनशिप इज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। बट यहाँ डिग्री ऑफ रिलेशन पूछा गया है, और डिग्री ऑफ रिलेशन होता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन। number of attributes in a relation is called the degree of relationship. इसको आप क्या बोलते हो? degree of relationship. What is, which of the following table contain the primary information in data warehouse? तो बेसिकली देखिए, डेटा वेयर हाउसिंग की जब आप स्कीमा की बात करते हो ना, तो स्कीमा में आपके पास डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल दोनों होता है, ये दोनों नहीं होता। डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल दोनों होता है, बट फैक्ट टेबल इज समथिंग जिससे आपकी डायमेंशन टेबल अटैच्ड होती है। ठीक है, इसमें आपकी डायमेंशन टेबल, मल्टीपल डायमेंशन टेबल होंगी। तो हमारा जो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन किस में है? फैक्ट टेबल में है। आंसर क्या बनेगा? फैक्ट टेबल। नाउ insert command can be used, add a single tuple, yes, add multiple tuple, yes, add a specific value, yes। तो आंसर है ABC। न्यू टेबल को इंसर्ट करने के लिए नहीं होता है, इट इज इंसर्टिंग द टपल्स। अब वो मल्टीपल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कमांड इज यूज टू मॉडिफाई एन एसक्यूएल टेबल? तो इंसर्ट, मॉडिफिकेशन करना है। इंसर्ट DML कमांड सभी है, लेकिन हमने मॉडिफाई करने के लिए इन्होंने पूछा मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। तो इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। सेलेक्ट, सेलेक्ट से हम डेटा फैच करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? A, B and C। ओके, तो ये बहुत सिंपल यूनिट 4 थी, बहुत सिंपल है ना। आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करिएगा और आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ वी हैव यूनिट 5 दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या बन गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि इफ द वर्चुअल मेमोरी साइज इज 32 MB एंड फिजिकल मेमोरी साइज 4 MB है, पेज साइज 2 KB है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्रेम इन फिजिकल मेमोरी। तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वर्चुअल मेमोरी का साइज। हम डायरेक्टली क्या देखें, फिजिकल मेमोरी साइज कितना है? 4 MB है। किस साइज के पेजेस बनाना है? 2 KB के, 2 KB, 2 KB पेजेस हमको फ्रेम, है ना, फ्रेम या पेज जो भी बोले, बट फिजिकल मेमोरी में फ्रेम्स होंगे। फ्रेम की साइज कितनी होगी? 2 KB। क्या करो, 4 MB को डिवाइड कर दो 2 KB से, क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 20, और यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 अपॉन 2 पावर 10। तो ये बनेगा 2 पावर 22, 2 पावर 11, या बचेगा 2 पावर 11। 2 पावर 11 का मतलब होता है 2048। तो 2048 नंबर ऑफ फ्रेम्स आर अवेलेबल। 2048 नंबर ऑफ फ्रेम्स आर अवेलेबल। विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर लेते, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटायर सेट ऑफ पैरामीटर इंक्लूडिंग रिटर्न एड्रेस दैट इज स्टोर्ड इन प्रोसीजर इन्वोकेशन इज रेफर्ड एज। तो इसको हम बोलते हैं स्टैक फ्रेम। एंटायर सेट ऑफ पैरामीटर जिसमें कि रिटर्न एड्रेस भी इंक्लूडेड है, that is stored for procedure invocation is referred as stack
फ्रेम, ठीक है, स्टैक फ्रेम, डेफिनेशन याद रखिएगा, स्टैक फ्रेम। नाउ देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, सीपीयू शेड्यूलिंग है, एंड मैंने पहले ही आपको बताया था कि सीपीयू शेड्यूलिंग इज आल्सो अ प्रोबेबल कैंडिडेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। तो इस एग्जाम में सीपीयू शेड्यूलिंग से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी पूछा गया है। गिवन द फॉलोइंग प्रोसेस विद देयर टाइम एंड प्रायोरिटी, लोअर नंबर इंडिकेट हायर प्रायोरिटी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी हो गई, P2। P2 हम पहले एग्जीक्यूट कर लें। अच्छा, इन्होंने ऐसा कुछ लिखा है क्या, गिवन दैट अराइवल टाइम नहीं दिया ना, तो हम अराइवल टाइम 0 कंसीडर करेंगे, और ये गिवन है लोअर नंबर इंडिकेट द हायर प्रायोरिटी। ओके, तो कैलकुलेट क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज द एवरेज वेटिंग टाइम इन यूजिंग प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रायोरिटी में हाईएस्ट प्रायोरिटी को पहले एग्जीक्यूट करना है, और यहाँ पर आपकी क्या है, बस टाइम गिवन है, प्रायोरिटी इज P2। P2 के लिए प्रायोरिटी क्या है 1, तो इसको स्टार्ट करिए, बस टाइम कितना है 1, कंप्लीट कर दीजिए। नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या हो जाएगी P5, तो P5 को स्टार्ट करिए, P5 कितने दो टाइम है, बस टाइम है 5, तो इट विल बिकम 6। नेक्स्ट प्रायोरिटी बनेगी P1 की, तो P1 एग्जीक्यूट होगा 10 टाइम्स, सो इट विल बिकम 16। नाउ इसके बाद ए बी कंप्लीट, अब आ जाता है P3। P3 आपका एग्जीक्यूट होगा 2 यूनिट ऑफ द टाइम, सो इट विल बी 18। एंड फाइनली P4, एंड P4 का बस टाइम है 1, सो 19। क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सम परफॉर्म कर लेते हैं, 10 + 1 11, 12 13 + 1 14 + 19 90। अब क्या निकालना है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम, तो अराइवल टाइम हम क्या लेकर चल रहे हैं 0, तो P2 के लिए वेटिंग टाइम कितना होगा, P1 से लिख लेते हैं, P1 के लिए वेटिंग टाइम शेड्यूल कर रहे हो 6 पर, तो 6 - 0 डायरेक्टली 6 लिख लो। P2 का वेटिंग टाइम बनेगा 1, P3 का वेटिंग टाइम होगा 16, P4 का वेटिंग टाइम होगा 18, P5 के लिए वेटिंग टाइम होगा 1। सम करिए, नहीं P5 के लिए, P2 के लिए 0 होगा, P2 इज 0, P5 इज 1। तो देखिए जब आप सम करके डिवाइड करेंगे ना, here we will have 6 + 0 + 18 + 1 + 16, ओके, एंड डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, 5 करना होगा, ठीक है। सो डेफिनेटली ये आंसर आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखें कितना आंसर होगा, 6 + 0 + 18 + 16 + 1, हाँ, एंड डिवाइडेड बाय क्या कर देना है 5, so you will get 8.2, ठीक है, 41 ये सम होगा, 41/5 यू विल गेट 8.2 इज द आंसर। चलिए आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरे पीडीएफ में आपको मिल गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट द रनिंग प्रोसेस, तो भाई डिवाइस इंटरप्ट कर सकती है, टाइमर कैन इंटरप्ट, जैसे आपने पढ़ा हुआ है राउंड रॉबिन, तो टाइम क्वांटम के बाद आपका क्या होता है, प्रोसेस इंटरप्ट होती है। एट पावर फेलियर डेफिनेटली इट विल इंटरप्ट, करेंटली रनिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। लेकिन शेड्यूलर इंटरप्ट नहीं करता, शेड्यूलर का काम सिर्फ ये है कि जब एक प्रोसेस है ना, जैसे ही प्रोसेसर फ्री हो रहा है, सीपीयू फ्री हो रहा है, तो रेडी क्यू से एक प्रोसेस को पिक करना है और शेड्यूल कर देना है। तो आंसर क्या होगा, शेड्यूलर, शेड्यूलर इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल था, फिर से कहाँ से था, ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि consider the following graph of the disk scheduling and identify the disk scheduling algorithm representing by the graph। करंट पोजीशन 28 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहे हैं 172, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो 172 है। अच्छा, यदि 199 तक जाते तो स्कैन था, लेकिन कहाँ तक गए 172 तो लुक है। अब वापस रिटर्न में कोई भी सर्विस नहीं है, मतलब ये सर्कुलर लुक है, सी लुक है ना, ये सी लुक है, और यदि लास्ट तक जाते तो सी स्कैन था, तो आंसर क्या है सी लुक, सी लुक। एक बार लुक करिए, आंसर करिए।
नाउ ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिसेंट एग्जाम में बहुत रिपीट हो रहा है, दैट इज योर रेड मॉडल। ठीक है, लेवल 1 मिररिंग, लेवल 0 स्ट्रिपिंग, ठीक है, लेवल 0 स्ट्रिपिंग, लेवल 1 मिररिंग, लेवल 2 सॉरी इट इज योर एरर कंट्रोल सिस्टम, एरर कंट्रोल सिस्टम। फिर उसके बाद लेवल 4 बिट, लेवल 3 बिट इंटरलीविंग, लेवल 4 ब्लॉक इंटरलीविंग। देखिए इसको ऐसे ही याद रखना है। लेवल 0 नॉन रिडंडेंट स्ट्रिपिंग, लेवल 1 मिरर डिस्क, लेवल टू मेमोरी स्टाइल एरर करेक्शन कोड, ईसीसी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल 3 बिट इंटरलीविंग, लेवल 4 block interleaving, level 5 block interleave distributed parity, and level 6 p plus q redundancy, multiple redundancy, या इसको हम सोलोमन भी बोलते हो, है ना। तो रीड सोलोमन। तो आंसर क्या है यहाँ पर आपका ऑप्शन 2। नाउ देखिए यहाँ पर आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो इन्होंने एक टेबल दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेस विद द अराइवल टाइम एंड लेंथ ऑफ सीपीयू बर्स्ट टाइम इज गिवन इन मिलीसेकंड। ओके, व्हेन वी अप्लाई एसजेएफ, when we apply SJF policy algorithm, process P2 face some partial starvation and wait for the longer time to execute. प्रोसेस P2 को क्या करना पड़ा, थोड़ा सा स्टारवेशन फेस करना पड़ा और जो वेट करना पड़ा फॉर एग्जीक्यूशन के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम एड्रेस दिस प्रॉब्लम, ठीक है, क्या राउंड रॉबिन कोई मदद करेगा, प्रायोरिटी कोई मदद करेगा, हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो कोई मदद करेगा, लीस्ट कंप्लीटेड नेक्स्ट कोई मदद करेगा। तो एक्चुअली यहाँ पर आंसर क्या है, हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो। हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो का हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो एक एल्गोरिथम है जो कंसीडर करती है वेटिंग टाइम एंड बर्स्ट टाइम। तो यदि कोई प्रोसेस बहुत टाइम से वेट कर रही है तो इट कैन फाइंड आउट दैट एंड डिटरमाइन दैट प्रोसेस एंड शेड्यूल इट, है ना। तो हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो वेटिंग टाइम बर्स्ट टाइम दोनों को ही कंसीडर करती है। आपने देखा कि यहाँ पर जो प्रोसेस P2 है इसका बर्स्ट टाइम कम है बट इट इज वेटिंग। तो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुटेबल कैंडिडेट कौन है, हाईएस्ट रिस्पांस रेट। इट रिड्यूस स्टारवेशन बाय इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ लॉन्ग वेटिंग प्रोसेस। कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्रोसेस को का जो वेटिंग प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज करती है। और ये किस फॉर्मूले पर काम करता है, ये फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, रिस्पांस रेशियो फॉर्मूला, दैट इज वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम। तो जिसका द प्रोसेस विच हैव हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो वो नेक्स्ट कैंडिडेट होता है किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। सो दिस इंश्योर दैट इवन अ शॉर्ट प्रोसेस अराइव, लॉन्ग वेटिंग प्रोसेस इवेंचुअली गेट शेड्यूल, जो एसजेएफ में प्रॉब्लम हुआ। राउंड रॉबिन बेस्ट एल्गोरिथम है किसके लिए, इंश्योर फेयरनेस या रिस्पॉन्स, हर एक प्रोसेस को रिस्पॉन्स मिले, है ना। रिस्पॉन्स टाइम इज गुड विद राउंड रॉबिन, है ना, इट गिव द बेस्ट रिस्पॉन्स टाइम। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, इट कॉज स्टारवेशन, है ना, प्रायोरिटीज आर नॉट एडजस्टेड डायनेमिकली, एंड लीस्ट कंप्लीटेड नेक्स्ट, नो नॉट अ स्टैंडर्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो आंसर क्या बनेगा, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेस विद द अराइवल टाइम एंड द लेंथ ऑफ सीपीयू बर्स्ट टाइम गिवन इन मिलीसेकंड। सेम फॉर्मूला है, करना क्या है कि फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस नॉन प्रिमिटिव एसजेएफ, मतलब सिंपली एसजेएफ अप्लाई करना है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें आप क्या करें, सबसे पहले अराइवल टाइम देखिए, जीरो प्रोसेस है तो P1 को शेड्यूल करेंगे। P1 का बर्स्ट टाइम कितना है भाई, 5 है, तो 5 टाइम तक ये एग्जीक्यूट होगी क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है। तो जब 5 जब एग्जीक्यूट हुई तो कितनी प्रोसेस सिस्टम में, P2 P3 P4, 2 2 2 5, इन सबका अराइवल टाइम है, ठीक है। तो अब हम डिसाइड करेंगे किसको शेड्यूल करें। सो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब P3 विल गेट शेड्यूल, इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 2 है। तो नाउ वी विल शेड्यूल P3, 7 पर बाहर आएगी। वन मोर प्रोसेस इज अराइव दैट इज P5। तो सिस्टम में कितनी प्रोसेस आ चुकी हैं, सिस्टम में प्रोसेस है P2, है ना, जिसका बर्स्ट टाइम है 3, सिस्टम में प्रोसेस है P3 जिसका बर्स्ट टाइम है 3, एंड सिस्टम में प्रोसेस है P1, है ना, P1।
तो इसका बस टाइम है 1, सो हम P5 तो इसका बस टाइम है 1, तो इसको शेड्यूल करिए 8 पर बाहर। अब बची P2 एंड P4। तो देखिए भाई, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो टेबल है वो FCFS मतलब जो आ रहे हैं, वैसे भी P2 अराइव बिफोर P5 है ना, तो अब आप अप्लाई कर दोगे FCFS। तो अब आप शेड्यूल करोगे P2 को। P2 कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूशन होगा, 3, इट विल बी 11। फिर आप शेड्यूल करोगे P4 को, इसका एग्जीक्यूशन होगा 3 यूनिट के लिए, सो इट विल बी 14। 14। तो इस तरीके से पहले तो आपको क्या कर लेना है, चार्ट कंप्लीट कर लेना है। हाँ, 5 + 3 10 एंड 13 इज द आंसर। 5 10 10 3 + 14, ठीक है। अब क्या देखना है, वेटिंग टाइम, आपको वेटिंग टाइम निकालना है। P1 का वेटिंग टाइम 0, P2 का वेटिंग टाइम 8, है ना, नहीं 8 नहीं, P1 का P2 वेटिंग टाइम बनेगा 8 माइनस अराइवल टाइम। तो P2 का अराइवल टाइम देखिए कितना है, P2 का अराइवल टाइम यहाँ दिया हुआ है 2, सो इट विल बी 6। नाउ P3 के लिए अराइवल टाइम, P3 5 पर आई, वेटिंग टाइम एंड अराइवल टाइम P3 का कितना था, 2 था, तो ये बन जाएगा 3। नाउ P4, P4 P4 का वेटिंग टाइम बनेगा 11 माइनस अराइवल टाइम क्या था, 5, सो इट विल बी 6। एंड P5 के लिए P5 के लिए वेटिंग टाइम 7, अराइव कब हुई थी, 6 पर, तो ये हो जाएगा 1। तो 0 + 6 7 + 3 10, सॉरी 0 + 6 1 + 3 9 + 6 15 + 1 16 डिवाइडेड बाय 5, है ना, यही सम आएगा। 12 + 16 डिवाइडेड बाय 5, सो इट विल बी 3 पॉइंट समथिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.2, है ना। 3.0 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि 16 डिवाइडेड बाय 5 कर रहे हो ना, 3.1 पॉइंट समथिंग आएगा, सो 3.2 इज द आंसर। चलिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व, मैंने अभी पहली बार सॉल्व कर रही हूँ, मैंने सोल्यूशन बनाकर नहीं रखा। नाउ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन सेम। हाँ, ये थोड़ा सा इसका सोल्यूशन अवेलेबल है कि फाइंड द एवरेज वेटिंग टर्न अराउंड टाइम। एवरेज वेटेड, ये देखो, एवरेज वेटेड, एवरेज वेटेड, अभी तक हम लोग या तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालते थे या फिर हम क्या कैलकुलेट करते थे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एवरेज वेटेड टर्न अराउंड टाइम क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेटेड टर्न अराउंड टाइम फॉर द प्रोसेस यूजिंग हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट एल्गोरिथम। ये प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी है, ठीक है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो, अभी आपको फॉर्मूला बताया, रिस्पांस रेशियो का फॉर्मूला होता है वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल, एंड वेटेड टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लीजिएगा और उसको डिवाइड कर दीजिएगा बर्स्ट टाइम से, सो यू विल गेट वेटेड टर्न अराउंड टाइम, वेटेड टर्न अराउंड टाइम। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने प्रोसेस को अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करके लिख लिया, है ना, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर अराइवल टाइम दिया है। ओके, यहाँ आपका अराइवल टाइम, मैं एक इमेज ले लेती हूँ ताकि मैं इससे कंपैरिजन करवा सकूं। ओके, तो यहाँ पर आपको अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग हमने प्रोसेस को शॉर्ट कर लिया है। तो प्रोसेस P1 इज अराइविंग एट 0, P2 इज अराइविंग एट 2, फिर प्रोसेस P3 इज अराइविंग एट 2 एंड 5 एंड 6, है ना, ये टेबल दिया है 5 3 2 3 1, ठीक है, सेम। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए, जब आप शेड्यूल करोगे तो एट ए टाइम 0 तो कोई भी प्रोसेस नहीं है, एक ही प्रोसेस है, दैट इज P1। तो हम P1 को शेड्यूल कर देंगे, P1 को शेड्यूल करेंगे। P1 कंप्लीट कितने पर होगी, 5 पर। अब यहाँ टेबल नहीं है इसलिए मैंने इमेज लिया, 0 शेड्यूल किया, अब 5 एट 0, P1 इज द ओनली अवेलेबल प्रोसेस, P1 को शेड्यूल किया, P1 स्टार्ट होगी और कंप्लीट करेगी 5 पर। 5 तक कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी है, 5 तक आपकी प्रोसेस अराइव हो चुकी है, दैट इज P2 P3 P4 अप टू 5। बस टाइम है 3 टू, बस टाइम कितना है, 3 to 3, ठीक है। तो अब हमको एट टाइम
कैलकुलेट करना होगा रिस्पॉन्स रेशियो ऑफ ईच प्रोसेस, P2 का रिस्पॉन्स रेशियो, P3 का रिस्पॉन्स रेशियो एंड P4 का रिस्पॉन्स रेशियो। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स रेशियो का फॉर्मूला आप लोगों को समझाया था, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम। ठीक है, वेटिंग टाइम बर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम फॉर P2 कितना होगा, यहाँ पर वेटिंग टाइम 5, इसका जो अराइवल टाइम यहाँ लिख देती हूँ मैं एक बार, P2 का अराइवल टाइम क्या बन रहा है और इसका बर्स्ट टाइम क्या है। तो अराइवल टाइम 2 है, P3 के लिए भी अराइवल टाइम 2 है, बर्स्ट टाइम P2 का बर्स्ट टाइम यहाँ पर बन रहा है 3, ठीक है, इट इज 3। P2 के लिए बर्स्ट टाइम है 2 एंड P4 के लिए जो अराइवल टाइम है 5 है और इसका जो बर्स्ट टाइम है वो 3 है। ठीक है, लास्ट आप टेबल से देख कर लें। तो फॉर्मूला ऑफ रिस्पॉन्स रेशियो फॉर P2 इज 5 - 2, क्योंकि 5 पर आप शेड्यूल कर रहे हो, अराइव हो रही है 2 पर, तो ये बनेगा वेटिंग टाइम 5 - 2 + 3, दैट इज 3 + 3 6 डिवाइडेड बाय 3, इट विल बी 2। इसी तरीके से P3 के लिए 5 - 2 3 + 2 5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ बस टाइम कितना है 2, सो यू विल गेट 2.5 एंड फिर P4 के लिए ये बनेगा 1.0। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। नाउ P3 का जो रिस्पॉन्स रेशियो है वो हाईएस्ट है, तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस जो शेड्यूल करेंगे वो बनेगी P3 और P3 का बस टाइम कितना है भाई 7 है 2 है, सो ये 7 पर बाहर आएगी। ठीक है, ये 7 पर बाहर आएगी। अब 7 पर आपको फिर डिसीजन लेना है, क्योंकि 7 तक मेरी 3 प्रोसेस सिस्टम के अंदर आ चुकी हैं। 7 पर अभी आपके पास यहाँ जो प्रोसेस है, प्रोसेस कौन कौन सी प्रोसेस है, P2 है, P3 है, हमने P3 शेड्यूल कर दी थी, P4 एंड P5। इनमें इनका अराइवल टाइम है 2, ठीक है, P4 का अराइवल टाइम है 5 एंड P5 का अराइवल टाइम है 6। बर्स्ट टाइम कितना है, बर्स्ट टाइम आपको P2 का बर्स्ट टाइम गिवन है 3, P4 का बर्स्ट टाइम है 3 एंड P5 का बर्स्ट टाइम कितना है 1 है। ठीक है, तो फिर से क्या कैलकुलेट करेंगे, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो एट टाइम 7। अभी तक आप कितना कर चुके हो, अभी तक आप पहले आपने 0 पर P1 शेड्यूल किया था 5 के लिए, फिर आपने शेड्यूल की P3 फॉर 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2 मिली सेकेंड, सो इट विल बी 7। नाउ रिस्पॉन्स रेशियो फॉर P2, रिस्पॉन्स रेशियो फॉर P4, रिस्पॉन्स रेशियो फॉर P5। तो रिस्पॉन्स रेशियो 7 माइनस वेटिंग टाइम 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 2.67। फिर P4 के लिए रिस्पॉन्स रेशियो 1.6, कैसे 7 - 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 1.67 एंड P5 के लिए 2। तो हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो P2 शेड्यूल कर दो, P2 का बस टाइम 3, तो 10 पर बाहर, 10 पर बाहर, तो 10 पर फिर आप डिसाइड करोगे किसके लिए, P4 यही करवा देती हूँ। ठीक है, P4 एंड P5 के लिए। तो P4 का वेटिंग टाइम सॉरी रिस्पॉन्स रेशियो आप कैलकुलेट करोगे, रिस्पॉन्स रेशियो एट 10। ठीक है, तो भाई आप क्या लिखोगे, 10 - 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, तो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी 2.67 एंड रिस्पॉन्स रेशियो फॉर P5 क्या बनेगा, 10 माइनस, देखो अराइवल टाइम है 6, तो वेटिंग टाइम आएगा 4 एंड वर्स्ट टाइम कितना है 1 एंड डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा 4 + 1 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 5। तो आपका नेक्स्ट रिस्पॉन्स रेशियो हाईएस्ट क्या बनेगा, P5। तो अब हम किसको शेड्यूल करेंगे, P5 को। P5 शेड्यूल कर रहे हैं 1 के लिए, 11 पर बाहर, और लास्ट प्रोसेस बच रही है P4। तो P4 का बस टाइम है कितना, P4 का बस टाइम है 3, सो इट विल बी 14। ये आपका बन गया। ठीक है, तो ये आपका टेबल बन गया, दिस इज योर चार्ट, है ना, सब आई होप क्लियर है आपको। रिस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, रिस्पॉन्स रेशियो यदि कैलकुलेट करना आ गया तो फिर आप इजीली कर लोगे। अब हमको कैलकुलेट करना है वेटेड टर्न अराउंड टाइम, लेकिन वेटेड टर्न अराउंड टाइम के पहले देखना होगा टर्न अराउंड टाइम। वेटेड टर्न अराउंड टाइम के पहले देखना होगा टर्न अराउंड टाइम। तो देखो मैं फिर से यहाँ पर वो ग्राफ, इसलिए मैंने इमेज लिया था कि चार्ट यहाँ पर आपको ड्रॉ कर पाऊँ। तो 0 P1 स्टार्ट हुई थी 5 के लिए, फिर आपने शेड्यूल किया था P3, फिर आपने शेड्यूल किया था P2,
10 पर बाहर, फिर आपने शेड्यूल किया था P5 11 पर बाहर एंड P4 14। तो टर्न अराउंड टाइम फॉर P1 क्या बनेगा? P1 कंप्लीट हो रही है 5 पर, अराइव हुई थी 0 पर, सो 5 माइनस, ठीक है, 5 माइनस 0, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, कंप्लीशन टाइम है 5, तो टर्न अराउंड टाइम होगा 5 माइनस 0 5। नाउ P3 के लिए, P3 अराइवल टाइम कितना है 2, कंप्लीशन टाइम कितना है 7, सो अगेन 7 माइनस 2 विल बी 5। फिर P2 के लिए, P2 का अराइवल टाइम 2 है, कंप्लीशन टाइम 10 है, तो 10 माइनस 2 बनेगा 8। नाउ P5 के लिए अराइवल टाइम है 6 और कंप्लीशन टाइम है 11, सो 11 माइनस 6 ये बनेगा 5। P4 के लिए अराइवल टाइम है 5 और कंप्लीशन टाइम कितना है, कंप्लीशन है 14, सो 14 माइनस 5 इट विल बी 9। सम कर दीजिए, 5 प्लस 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 10, 18 प्लस 5 23 प्लस 9 इट विल बी 32। 32 डिवाइडेड बाय कितना बनाएगा, सॉरी, अभी अभी नहीं, अभी अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वेटेड टर्न अराउंड टाइम, सॉरी ये वाला कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वेटेड टर्न अराउंड टाइम। वेटेड टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम। तो हर एक प्रोसेस का जो टर्न अराउंड टाइम आया है उसको डिवाइड कर दीजिए बर्स्ट टाइम से, सो यू विल गेट वेटेड टर्न अराउंड। टर्न अराउंड निकाल लिया, अब बर्स्ट टाइम से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट वेटेड टर्न अराउंड टाइम। वेटेड टर्न अराउंड से फिर एवरेज वेटेड टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी 2.834 834। गॉट इट, है ना? तो ये स्टेप्स हैं किसके लिए, एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन वही है, कैलकुलेट द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम फॉर दिस प्रोसेस विद नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड नॉन प्रिमिटिव और प्रायोरिटी अप्लाई करना है, ठीक है। प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस एज फॉलो एंड कंसीडर दैट ऑल द प्रोसेस कम एट जीरो, ठीक है, कम एट जीरो। देखिए मेहनत की है मैंने, आपको सिर्फ एक लाइक यहाँ पर करना है, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है, कि हाउ इट इज, आपको हेल्प मिल रही है या नहीं। ओके, तभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लगाना है आपको, नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी, नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी एल्गोरिथम। हाईएस्ट प्रायोरिटी इन्होंने क्या बोला, the priority of the process are as follow, consider that all the process came at 0 and note low number represent the high priority। तो ये प्रायोरिटी दी है, बस टाइम दिया है, और अभी जो ये अराइवल टाइम दे रहे थे वो नहीं कंसीडर करना है, हमने ये बोल दिया गया है कि कंसीडर दैट ऑल द प्रोसेस केम एट 0। आसान कर दिया क्वेश्चन, आसान कर दिया, तो हम भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा प्रोसेस अराइव, तो सभी हो रहे हैं, कौन सी प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है, P2 हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी ना, क्योंकि इसका नंबर लोएस्ट है, लोअर नंबर हैव द हायर प्रायोरिटी, लो नंबर रिप्रेजेंट द हाई प्रायोरिटी। तो सबसे पहले P2 को शेड्यूल करूं भाई 0 से 3 तक, फिर P2 के बाद शेड्यूल होगी P5 1 टाइम के लिए, तो ये हो गया 4, फिर आ जाएगा P1 का प्रायोरिटी है 3, तो ये हो जाएगा 9, फिर उसके बाद शेड्यूल किया जाएगा P4 को, P4 का बस टाइम है 3, तो ये हो जाएगा 12, एंड फाइनली अब शेड्यूल किया जाएगा P3 को, तो P3 का बस टाइम है 2, सो इट विल बी 14। अब क्या निकालना है, रिस्पॉन्स रेशियो। रिस्पॉन्स रेशियो का मतलब होता है जब पहला रिस्पॉन्स हमारे प्रोसेस को मिला, तो P2 अराइव हो रही है 0 पर, क्योंकि सबका अराइवल टाइम 0 ही बोला गया है, तो P2 का रिस्पॉन्स क्या है भाई, 0 पर अराइव हुई, रिस्पॉन्स भी 0 पर मिल गया। P5 अराइव कब हुई, P5 अराइव 0 पर हुई है, पर पहला रिस्पॉन्स मिल रहा है 3 मिली सेकेंड पर, है ना। P1 के लिए रिस्पॉन्स मिल रहा है 4 मिली सेकेंड पर, P4 को रिस्पॉन्स मिला 9 पर, एंड P3 को रिस्पॉन्स मिला है 12 पर। तो ये सॉल्व कर लीजिए, 0 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 12, मैं रिस्पॉन्स रेशियो की रिस्पॉन्स का क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ इसलिए क्लास में। 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 12 28 डिवाइडेड बाय 5, तो 3 पॉइंट समथिंग यहाँ आंसर बनेगा, नहीं कितना बनेगा 5 पॉइंट समथिंग, हाँ
25 5 point something, so it will be 5.6 है ना, 5.6 is the answer. Very good. Next question, FCFS apply कर दो. What is the average turnaround time for the process with FCFS scheduling algorithm? दिस इज योर होमवर्क. सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए. अभी वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, FCFS पढ़ाया हुआ है और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए. ठीक है, तो here we have यूनिट नंबर 6. यूनिट नंबर 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. एक क्वेश्चन आपको दिया है होमवर्क के लिए, सॉल्व करना था और उसके बाद आंसर देना है. सॉल्व करके ही आंसर दीजिएगा, देखकर आंसर नहीं देना है और सभी को आंसर करना है. Which one of the following is not a part of requirement management? Feature traceability, dependency traceability, interface traceability and page traceability. हम बात कर रहे हैं requirement management की. All these are the table. जब हम requirement को manage कर रहे हैं तब हमको required होती है. Gathering के टाइम भी tables required है. अब management के टाइम, ठीक है, देखिए फीचर्स, फीचर ट्रेसेबिलिटी रिक्वायर्ड होगी. This table ensure that each requirement contribute to a defined system feature. Dependency feature take the dependency between the requirement, ensure that dependent component are implemented in correct order. Interface, this table link the requirement to the external and internal system, ensure smooth communication, है ना. तो जो पेज ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है, इट इज रिलेवेंट टू यूआई यूएक्स डिजाइन मैनेजमेंट. ठीक है, डिजाइन मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट. आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 4. ऑप्शन 4. नेक्स्ट है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैक्सन प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन. तो जैक्सन प्रिंसिपल जो होता है, जैक्सन प्रिंसिपल इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ डेजिग्नेशन, definition and refutable assertion are used to ensure that developer are professional. Developer professional है. Designation, a designation define the term using a rule. ठीक है, X is a human being and is a designation can be represented as human X. ठीक है, designation पहले तो एक employee का designation होगा. Definition are used to describe the requirement of system and refutable assertion are the statement that can be proven or disproven. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जैक्सन प्रिंसिपल है, इट इंश्योर कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी एंड इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर इज कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी एंड मीट रिक्वायरमेंट. तो यहाँ आंसर आपका क्या है? डिजिग्नेशन, डेफिनेशन एंड रिफ्यूटेबल असर्शन. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैक्सन प्रिंसिपल, ये फर्स्ट टाइम हम पढ़ा रहे हैं. सॉफ्टवेयर टेस्टेबिलिटी इज सिंपल. How easily the software program can be tested. Which of the following does not lead the testable software? ठीक है, observability, controllability and understandability. ठीक है, these are the point जिनसे आप प्रोग्राम को टेस्टिंग करोगे. बट रिपेयरेबिलिटी रिलेटेड टू मेंटेनेंस हो जाती है. ठीक है, ऑब्जर्वेबिलिटी ये आपकी हेल्प करती है टेस्ट टू सी द इंटरनल स्टेट ऑफ सॉफ्टवेयर. मेकिंग डीबगिंग, ठीक है, बड़ा हो गया पेज. मेकिंग डीबगिंग एंड वेरिफिकेशन इजियर. कंट्रोलेबिलिटी, ensure the tester can control the input execution. And understandability, if the software is easy to understand, tester can create effective test cases. But repairability ये क्या बोलती है? मेंटेनेंस होगा, है ना, मेंटेनेंस के लिए होगा. Now collaborative document inspection technique are used for. Collaborative document inspection techniques are used for requirement validation process, verification, integration testing, black box. देखिए यहाँ पर क्या है, collaborative document inspection, इसका यूज करते हैं रिक्वायरमेंट वैलिडेशन प्रोसेस के लिए. इसका यूज करते हैं रिक्वायरमेंट वैलिडेशन. Collaborative document inspection is used to thoroughly review and analyze the document by multiple individual. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा भाई स्पाइरल मॉडल. इस क्वेश्चन पर हमने काफी डिस्कशन किया था कि स्पाइरल मॉडल इज इन इंक्रीमेंटल. अकॉर्डिंग टू देम इट इज अ इवोल्यूशनरी मॉडल. ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल है. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. रिस्क ड्रिवन है, यस. इट इज साइक्लिक बैलेंसिंग अप्रोच ना, ये साइक्लिक बैलेंसिंग, इन्होंने कहा असाइक्लिक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा.
इज इन्वॉल्व द सेट ऑफ एंकर पॉइंट माइलस्टोन। यस, यहाँ पर एंकर पॉइंट माइलस्टोन्स हम सेट करके रखते हैं, तो बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एस्टिमेशन मॉडल बेस्ड ऑन। तो देखिए, आपका पीएनआर फॉर्मूला है, बेसिकली ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं किसमें, जब आप पीपल रिक्वायरमेंट, ठीक है, इन प्रोजेक्ट पीपल एंड पर्सन का प्रोजेक्ट का रिलेशन देखते हो, तो उसके लिए पीएनआर फॉर्मूले से हम एफर्ट कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें आंसर गिवन है 2। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च जो आंसर होना चाहिए शुड बी 3, बट अभी हम इसको ही लेकर चल रहे हैं। इन फ्यूचर यदि अपडेट मिलता है तो आई विल टेल यू। नाउ देखिए, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। प्रोटोटाइप स्टार्ट से ही स्टार्ट होगा, तो ये तो इन्होंने कंफ्यूज कर दिया। तो सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं, बी या ई। तो बी क्या बोल रहा है, डेवलप अ प्रोटोटाइप। ई क्या बोल रहा है, क्विक प्ले। तो ऑब्वियसली, है ना, अब हमको किसके साथ जाना होगा, ऑप्शन बी के साथ। ये वाला एलिमिनेट कर देते हैं। अब आ जाएगा कि भाई बी के बाद सी, डी और ई, है ना, तो तीनों ही ऑप्शन चेक कर सकते हो। सी क्या बोलता है, डिलीवर टू कस्टमर, बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। डी बोलता है क्विक डिजाइन, ई बोलता है क्विक प्ले। सो ऑब्वियसली डिजाइन जब आप करोगे तब आप प्ले कर सकते हो। तो आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन सी, क्विक डिजाइन, क्विक प्ले एंड फाइनली डिलीवर टू द कस्टमर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला, मैच द टेबल रिस्क मैनेजमेंट में आपको ये सारी रिस्क पढ़ाई हुई है। तो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, प्रिडिक्टेबल रिस्क। प्रिडिक्टेबल रिस्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस से। पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस से। बिजनेस रिस्क कब आती है, जब स्ट्रेटेजिक रिस्क हो, मतलब कि आपने प्रोडक्ट तो अच्छा बनाया बट जो आपके सेल्समैन है दे आर अनेबल टू सेल इट, तो वो बिजनेस रिस्क आता है। प्रोजेक्ट रिस्क किससे रिलेटेड है, स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन से। एंड पास्ट प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। तो इन्होंने कहा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, नाउ एज पर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, क्या है ये, इनिशियल रिपीटेबल मैनेज ऑप्टिमाइज एंड डिफाइंड। आई आर डी एमओ याद करवाया है मैंने, ठीक है। IRD CMM मॉडल, यस CMM, है ना। तो इसको कैसे याद करवाया था IRD MO, इनिशियल रिपीटेबल डिफाइंड मैनेज एंड ऑप्टिमाइज। तो इनिशियल आई ये हो गया, ए, बी, डिफाइंड इज ई, मैनेज इज सी एंड ओ इज डी। ABECD, option B is the answer. Option B is the answer. So this is today's session. सेशन पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर करना है। दोज हु वांट टू ज्वाइन प्रैक्टिस कोर्स, आप मेरे कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं 24 से, तो आप इनरोल कर सकते हो। और साथ में कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है। एंड इन दिस कंप्लीट लाइव कोर्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू यूनिट फ्रॉम टुडे, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ऑफर्स आर ओपन, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक दिस शेयर this session and share with your friend. Thank you.